हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। मैं संजय कुमार हाजिर हूं आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी रिप्ले। बहुत अच्छे से हमारे सभी स्टूडेंट अपनी स्टडी पर फोकस कर रहे हैं और देखा जाए तो आने वाली जो आपका एग्ज़ाम्स हैं वो किसी भी तरह की कंपटीशन एग्ज़ाम हो या आपके बोर्ड एग्ज़ाम हो, उसके लिहाज से आप लोगों की तैयारियां भी धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों के सभी डाउट्स क्लियर होते होंगे और आप लोगों से मैं ये भी आग्रह करता हूं कि अगर आपका कोई भी डाउट क्लियर होने से रह जाता है तो वो भी आप बेझिझक हमसे शेयर करके किसी भी तरह से पूछ सकते हैं। आपको पता है कि हमारा जो स्टडी चैनल है वह सर्वांगीण विकास के लिए कटिबद्ध है। एक एक करके स्टूडेंट अपने सभी क्वेश्चन हमसे पूछते हैं, चाहे वो YouTube के माध्यम से हो या व्हाट्सएप करके हो या डायरेक्ट हमारे से कांटेक्ट करके वो क्लियर करते हों। तो आप लोगों से हम ऐसा ही आग्रह करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पर दी जाने वाली वीडियोस को बहुत अच्छे से समझें, पढ़ें और रीड करें। आप लोगों को हम बीच बीच में ढेर सारी जीके, रीजनिंग, कंप्यूटर और साइंस जैसी कॉम्पिटिटिव वीडियोस भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। जैसा कि हम 10th क्लास की सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म के विषय में पढ़ रहे हैं, एक के बाद एक हमने 2 पार्ट इस चैप्टर के प्रोवाइड करवाए हैं। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए पार्ट नंबर 3 और इसमें हम पढ़ेंगे सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो यहाँ पर केंद्र राज्य के संबंध के विषय में जानेंगे। वन मोर वे इन विच फेडरलिज्म हैज बीन एंग्ड इन प्रैक्टिस इज द एंड रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस। बताया गया है केंद्र राज्य संबंधों में निरंतर आए बदलाव का यह उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस प्रकार मजबूत हुआ है। हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल arrangements for sharing power work in reality depends to a large extent on how the ruling leaders and parties follow these arrangements। सत्ता की साझेदारी का संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगी, यह अधिकतर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस प्रकार का व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। For a long time, the some party ruled both in most of the states and at the center. This means that the state's government did not exercise their rights as autonomous federal units। काफी लंबे समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा है। इसका व्यवहारिक तात्पर्य यही हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं किया। When and as the ruling party at the state level was separate, the party's state power, parties that ruled at the center tried to undermine the state power. In those days, the central government would often misuse the constitution to dismiss the state governments that were controlled by rival parties. This undermine the spirit of फेडरलिज्म। यहाँ पर बताया गया है कि इसका जो मतलब बनता है हम आपको बिल्कुल अच्छे से बताने जा रहे हैं। जब राज्य और केंद्र में भिन्न भिन्न दलों की सरकारें होती हैं तो क्या होता है, तो भिन्न भिन्न दलों की जब सरकारें राज्य और केंद्र में होती हैं तो केंद्र सरकार ने राज्य के अधिकारों का या अधिकारों की अनदेखी करने का प्रयास किया। इन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों के राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। यह संघवाद की भावना में प्रतिकूल कार्य था। All this changed after 1990 significantly। This period
saw the rise of regional political parties in several states of the nation. This was also the starting of the era of coalition governments at the center. यहाँ देखिए सन 1990 के बाद यह स्थिति काफी बदल गई। इस अवधि में देश के कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था, क्योंकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए हम आगे देखेंगे, सिंस ऑन single party got a clear majority in the Lok Sabha, the major national parties had to enter into an alliance with many parties consisting several regional parties to make a government at the center. तो यहाँ पर जो बताया गया है बड़ा ही लाभप्रद है हमारे लिए। तो देखिए क्या बताया है। इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय जो दल हैं वो क्या करते हैं, पार्टियों को क्षेत्रीय दलों सहित अनेक पार्टियों का गठबंधन करके सरकार बनानी पड़ी। This led to a new culture of sharing of power and respect for the autonomy of state governments. This trend was supported by a major judgment of the Supreme Court that made it possible for the central government to dismiss the state governments in an arbitrary way. Hence, today federal power sharing is more effective than it was in the early years when the constitution came into force. बताया गया है यहाँ पर इससे सत्ता में साझेदारी और सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी और इस प्रवृत्ति को सर्वोच्च न्यायालय के एक बड़े फैसले से भी बल मिला। इस फैसले के कारण केंद्र सरकार के लिए राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना मुश्किल हो गया और इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में अधिक प्रभावी है। तो यहाँ आप भारत का मानचित्र देख रहे हैं। इसमें इंडियन पॉलिटिकल 2006 के विषय में बताया है। अलग अलग स्टेट जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट्स के साथ किस तरह से एक गवर्नमेंट बनाई है सेंट्रल लेवल के आधार पर, और उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट मिलकर के किस तरह से सेंटर में अपनी सत्ता कायम करने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए टैटू के माध्यम से कुछ समझाने का प्रयास किया गया है। द स्टेट्स प्लीड फॉर मोर पावर्स, कितने अच्छे से बताया है। गठबंधन सरकार की कुर्सी, और कुर्सी जो होती है वो पहले तो 2-3 या उससे अधिक पार्टियां मिलकर के अलायंस बनाते हैं और फिर उसमें वो इलेक्शन मिलजुल करके लड़ते हैं। अगर वो मेजॉरिटी में आ जाते हैं तो फिर वो अपने में से एक लीडर को चुनते हैं जिसे वो प्राइम मिनिस्टर घोषित करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के विषय में जानते हैं। भारत की भाषाई विविधता। हाउ मैनी लैंग्वेजेस डू वी हैव इन आवर कंट्री? द आंसर विल बी डिफरेंट फॉर different person based on their continuum of languages. The latest information that we have is from the census of India held in 1991. This census recorded more than 1500 distinct languages were grouped together under some main languages. For intense languages such as मगधी, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, बुंदेलखंडी और भीली राजस्थानी एंड मैनी अदर वर ग्रुप्ड टुगेदर। हिंदी। तो यहाँ देखिए हमारे देश में कितनी भाषाएं हैं, इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि आप भाषाओं की गिनती किस तरह से करते हैं। इस संबंध में अधिकृत नवीनतम सूचना 1991 की जनगणना के आंकड़ों से प्राप्त होती है।
इन भाषाओं के कुछ प्रमुख भाषाओं के साथ समूहबद्ध कर दिया जाता है और जैसे भोजपुरी, बुंदेलखंडी, मगधी, राजस्थानी और छत्तीसगढ़ी तथा भीली, इसी तरह से ऐसे ही दूसरी भाषाओं को हिंदी के अंदर जोड़ दिया जाता है। Even after this grouping of Sensex again recorded 114 as major languages. Of these 22 languages are now included in the English schedule of the Indian Constitution and are therefore known as non-scheduled languages. In terms of languages, India is perhaps the most diverse nation in the world. आगे बताया गया है कि ऐसी समूहबद्धता के बाद भी जनगणना में 114 प्रमुख भाषाएं पाई गई हैं, जिनमें से 22 भाषाओं को हमारे संविधान की 18वीं अनुसूची में रखा गया है और इसी कारण इन्हें अनुसूचित भाषाएं कहा जाता है। अन्य को गैर अनुसूचित भाषा कहते हैं। भाषा के हिसाब से भारत विश्व का संभवतः सबसे अधिक विविधता वाला देश है। On seeing the enclosed table carefully, it makes the clear that no one language is the mother tongue of the majority of our population. The largest language, Hindi, is spoken as a mother tongue of only about 40% Indians. If we add this percentage to all those who knew Hindi as their second or third language, the total number was still less than 50% in 1991. Only 0.02% Indians recorded English as their mother tongue. Another 11% knew it as a second or third language. साथ लगी सूची को देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी एक भाषा बहुसंख्यक भारतीयों की मातृभाषा नहीं है। सबसे बड़ी भाषा हिंदी भी केवल 40% लोगों की ही मातृभाषा है। यदि दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी जानने वालों की संख्या जोड़ ली जाए तो भी 1991 में यह संख्या 50% से कम थी। यहाँ तक अंग्रेजी की बात है, केवल 0.02% लोगों ने ही इसे अपनी मातृभाषा बताया था। दूसरी तरफ तीसरी भाषा के तौर पर 11% लोग ही इसे जानते थे। Carefully read this table but do not need to memorize it. Just do the following. Make a chart or bar on the basis of this information. Make a map of linguistic diversities found in India by shading the areas where each of these languages is spoken on the map of India. तो यहाँ पर इस सूची के आधार पर पाई या बार चार्ट बनाइए। भारत की भाषाई विविधता को दर्शाने वाला एक मानचित्र तैयार कीजिए। मानचित्र में विभिन्न इलाकों को विभिन्न रंग से भरें और दिखाएं कि उन इलाकों के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। Find out about any 3 languages that are spoken in India but are not mentioned in this table. ऐसी 3 भाषा ढूंढे जिनको हमारे देश में बोला जाता है लेकिन इस सूची में शामिल नहीं किया गया है। तो ये वो टेबल है, हम आपको दिखा सकते हैं। तो जो बांग्ला है 8.3% बोली जाती है और असमीज 1.6% लोग बोलते हैं। डोगरी 0.2, बोडो 0.1, हिंदी 40.2, गुजराती 4.9, कश्मीरी 0.5, कन्नड़ा 3.9, कोंकणी 0.2, मराठी 0.9, मणिपुरी 0.2, मलयालम 3.6, नेपाली 0.3। फिर इसके बाद है मराठी 7.5, उड़िया 3.4, पंजाबी 2.8 और संथाली 0.6, संस्कृत 0.01
और सिंधी 0.3, तेलुगु 7.9, तमिल 6.3, उर्दू 5.2। यहाँ एक नोट है, नोट द फर्स्ट कॉलम इन दिस टेबल लिस्ट all the languages currently included in the English in the 8th schedule of the Indian Constitution. The second column gives the proportion of the speakers of each of these languages is as percent of the total population of India. These figures are based on the census of India 1991. The figures of Kashmiri and Dogri are based on estimates as the census was not conducted in Jammu and Kashmir in 1991. तो यहाँ पर बताया गया है कि इस चार्ट में आपने देखा है कि पहले खाने में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं को दर्शाया गया है। दूसरे खाने में भारत की आबादी में इस भाषा को बोलने वालों का प्रतिशत अनुपात दर्शाया गया है और ये आंकड़े सन 1991 की जनगणना पर आधारित हैं। डोगरी और कश्मीरी के आंकड़े अनुमान पर आधारित हैं क्योंकि सन 1991 में जम्मू कश्मीर में जनगणना नहीं हुई थी। इसी तरह से यहाँ पर एक रिपोर्ट पेश की गई है, तो इस रिपोर्ट को हम देख सकते हैं। द रिपोर्ट ऑफ द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन SRC was implemented exactly 50 years ago on November 1, 1956. This, in its own time and own way, has also transformed the political and institutional life of the nation. Gandhi and other leaders promised their followers that all freedom came the new nation under would be based on a new set of provinces, these based on the principle of language. However, when India was finally freed in 1947, it was also divided. तो यहाँ क्या बताया गया है, भारत में किस तरह से हमें जब आज़ादी मिलती है तो उससे पहले अलग अलग लीडर्स ने क्या घोषणाएं की, लोगों से अपनी क्या क्या राय रखी है और किस तरह से उन्होंने कहा कि हम अपनी किस भाषा को मेन रखेंगे। तो अंततः 1947 में हमारा देश बंटवारे के साथ ही आज़ाद हो जाता है और फिर ये समस्या आती है कि किस भाषा को प्रमुख का दर्जा दिया जाए। तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए किसी भी भाषा को हमारे देश की प्रमुख भाषा का दर्जा नहीं दिया गया। अगर एक भाषा को दर्जा ऊंचा दिया गया है तो वो है हिंदी, जिसे राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अब हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। वी ऑब्जर्व्ड above that federal governments have 2 or more tiers of governments. We have discussed so far the 2 tiers of government in our nation, but a vast nation like India cannot be run or move only through these 2 tiers. State in India are as large as independent nation of Europe. In terms of population, Uttar Pradesh is larger than Russia. Maharashtra is about as large as Germany. Several these states are internally very diverse. क्या बताया गया है हम देखते हैं। यहाँ पर विकेंद्री, भारत में विकेंद्रीकरण की बात कही गई है। हमने अभी यह पढ़ा कि संघीय सरकारें 2 या 2 से अधिक सत्रों वाली होती है। हमने अपने देश में 2 सत्रों वाली सरकार की चर्चा की है, लेकिन भारत जैसे अति विशाल देश में सिर्फ 2 सरकार की शासन व्यवस्था से ही बढ़िया शासन नहीं चल सकता। भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी अधिक बड़े हैं और जनसंख्या के हिसाब से रूस से
उत्तर के बराबर है। तो रूस से उत्तर के बराबर है। भारत के कई राज्य स्वयं भी अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हुए हैं। Thus is these a requirement for power sharing among these states. Federal power sharing in India requires another tier of government below that of the state governments. This is the rationale for decentralization of power. तो यहाँ बताया गया है किस तरह से भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर करने की आवश्यकता है, जिनमें तीसरा स्तर स्थानीय सरकारों का हो, और विकेंद्रीकरण के पीछे यही तर्क दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 3 स्तरों की सरकार का संघीय ढांचा सामने आया, जिसमें तीसरे स्तर को स्थानीय शासन के नाम से जाना जाता है। When power is taken away from state and central governments and provided to local government, it is known as decentralization. Is that there are numerous issues and problems which are settled best at the local level. People have better knowledge of problems in their own localities. They also have realized one important principle of democracy called local self-government. तो यहाँ देखिए, जब राज्य और केंद्र सरकार से शक्ति लेकर स्थानीय सरकारों को प्रदान की जाती है, तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक समस्याओं और मुद्दों का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही उचित ढंग से हो सकता है। लोगों को अपने इलाके की समस्याओं को बेहतर जानकारी होती है। लोगों को इस बात की भी अच्छी समझ होती है कि धन कहाँ खर्च किया जाए और चीज़ों का अधिक कुशलता से इस्तेमाल किस प्रकार किया जाए। इसके अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में प्रत्यक्ष भागीदार बनाना भी संभव हो जाता है। इससे लोकतांत्रिक सत्ताधारी या हिस्सेदारी की आदत पड़ती है और स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। The requirement for decentralization was recognized in our constitution. Since then, there have been many attempts to decentralize the power to the level of town and villages. Panchayats in municipalities and villages in urban areas were set up in almost all the state, but these were directly under the control of state government. Election to these local governments were not held regularly. Local government did not have any resources or powers of their own. There was thus very little decentralization in effective terms. In 1992, a major step towards decentralization was taken. The constitution was amended to make the third tier of democracy more effective and पावरफुल। तो यहाँ क्या बताया गया है, ये समझने वाली बात है। जब राज्य सरकार की हम बात करते हैं, केंद्र सरकार की बात करते हैं, तो उनकी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो विकेंद्रीकरण की आवश्यकता हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई है। इसके बाद से शहर और गांव के स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण की अनेक कोशिशें हुई। सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतों तथा शहरों में नगरपालिकाओं की स्थापना की गई, लेकिन इन्हें राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा गया था। इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं होते थे। इनके पास न तो स्वयं का कोई अधिकार था और न ही संसाधन। इस तरह प्रभावी ढंग से सत्ता का विकेंद्रीकरण नाम मात्र का ही हुआ था। यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हैं। नाउ इट इज कंटिन्यूअसली mandatory to hold elections regularly to local government bodies। तो क्या बताया गया है, तो देखिए, अब
स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना असंवैधानिक बाध्यता है। सीट्स आर रिजर्व्ड इन द एग्जीक्यूटिव heads and the elected bodies of these institutions for the scheduled tribes, scheduled caste and other backward classes। तो निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लिए सीटें आरक्षित है। About 1/3 सीट ऑफ ऑल पोजीशन आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन नोन एज द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन फॉर्म्ड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट म्युनिसिपल एंड पंचायत इलेक्शन। राज्य यहाँ बताया है, प्रत्येक राज्य में नगर पालिका और पंचायत चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नीडेड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। द नेचर ऑफ शेयरिंग चेंज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। राज्य सरकारों को अपने राजस्व तथा अधिकारों का कुछ भाग इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति प्रत्येक राज्य में भिन्न भिन्न है। अब बताया गया है, रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली कॉल्ड पंचायती राज। ईच विलेज और ए ग्रुप ऑफ विलेजेस इन सेवरल स्टेट्स has a gram panchayat. This is a council including several ward members, often known as panch, and a sarpanch and president. They are elected directly by all the adult population living in their village or ward। तो यहाँ बताया गया है कि गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को पंचायती राज कहा जाता है। हर गांव में और कुछ राज्यों में ग्राम समूहों की एक ग्राम सभा होती है और यह एक प्रकार की परिषद है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। सदस्यों का चुनाव वार्डों से होता है और उन्हें सामान्यतः पंच कहते हैं। अध्यक्ष को सरपंच या प्रधान कहा जाता है। इसका चुनाव गांव तथा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के माध्यम से करते हैं। यह संपूर्ण पंचायत के लिए निर्णय लेने वाली संस्था है। पंचायतों का कार्य ग्राम सभा की देखरेख में चलता है और गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। इसे ग्राम पंचायत का बजट पास करने और इसके कामकाज की समीक्षा के लिए वर्ष में कम से कम 2 या 3 बार बैठक होनी चाहिए। इट इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द कंप्लीट विलेज। द वर्क ऑफ पंचायत इज कंट्रोल्ड अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। ऑल द विलेज वोटर्स आर इट्स मेंबर। It has to meet at least twice or thrice in 1 year to review the performance of the Gram Panchayat and to approve the annual budget of the Gram Panchayat। तो कितने अच्छे से यहाँ पर बेहतरीन तरीके से बताया गया है कि ग्राम सभा ग्राम पंचायत अपना अपना कार्य कैसे करते हैं। द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ए फ्यू ग्राम पंचायत्स आर ग्रुप्ड टूगेदर टू मेक व्हाट इज जनरली नेम्ड ए ब्लॉक और पंचायत समिति और मंडल। The members of this block are elected by all the panchayat members in the locality, mandals और पंचायत समितिज in a district together form the जिला district
Parishad, most members of the Jila Parishad are elected MLAs of all district and members of the Lok Sabha, and some other officials of other district level bodies are also its membership Parishad। तो यहाँ देखिए स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर तक का है और पंचायत समिति का गठन कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर होता है। इस प्रखंड या मंडल स्तरीय पंचायत भी कहा जाता है। इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य मिलकर करते हैं और जिला परिषद का गठन किसी भी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलकर करना होता है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है और जिला परिषद में उस जिले से विधानसभा और लोकसभा के लिए चुने गए विधायक और संसद तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। In the same way, local government bodies exist for urban area as well. In towns, municipalities are set up. Big cities are constituted into municipal corporation. Both municipal corporation and municipalities are controlled by elected bodies, including people's representatives. Municipal chairperson is the political head of the municipality. In a municipal corporation, such an officer is known as the mayor. इस तरह स्थानीय शासन वाली संस्था शहरों में भी कार्य करती है। शहरों में नगर पालिका होती है। बड़े शहरों में नगर निगम का गठन किया जाता है। नगर पालिका तथा नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं और नगर पालिका के नगर पालिका प्रमुख राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को मेयर कहा जाता है। दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट experiment taken place in democracy conducted in any region of the world. There are now nearly 36 lakh elected representatives in the municipalities and panchayats etc. तो स्थानीय सरकारों की यह नई व्यवस्था विश्व भर में लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है और ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। यह संख्या ही अपने आप में विश्व के कई देशों की कुल आबादी से अधिक है। ऑल ओवर द कंट्री this number is bigger than the population of different nations in the world. तो यहाँ बताया है कि यह संख्या अपने आप में ही बहुत से देशों की जनसंख्या से भी अधिक है। Constitutional status for local government has helped us to deepen democracy in our nation. It has also raised the women's voice and representation in our democracy. At the same time, there are many difficulties which came before us. While elections are held enthusiastically and regularly, Gram Sabha are not held regularly. Most state governments have neither provided significant powers nor have they given adequate resources to the local governments. Thus, we are still a long way from realizing the idea of self-government. तो यहाँ बताया है किस तरह से ये सरकारें मजबूत बनती हैं और इनसे महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ ही हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज़ को और अधिक मजबूत किया जाता है और अधिक मजबूत किया है। बहरहाल इन सब के बावजूद अभी भी अनेक कठिनाइयां कायम हैं।
पंचायतों के चुनाव तो नियमित रूप से होते हैं तथा लोग बड़े उत्साह से इनमें भाग भी लेते हैं, लेकिन ग्राम सभाओं की बैठकें नियमित रूप से नहीं होती। ज़्यादातर राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार प्रदान नहीं किए। यह सोचने वाली बात है और इस प्रकार हम स्वशासन की आदर्श स्थिति में काफ़ी दूर हैं। तो स्वशासन की आदर्श स्थिति से हम काफ़ी दूर हैं। अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के विषय में आया है, कहा है एन एक्सपेरिमेंट इन ब्राज़ील, ए सिटी नेम्ड पोर्टो एलेग्रे इन ब्राज़ील हैज़ परफॉर्म्ड एन extraordinary experiment in joining decentralization with participative democracy. The city has made a parallel organization working alongside the municipal council, enabling local citizens to take actual decisions for their city. About 13 lakh people in this city get to participate in making the budget for their own city. The city is partitioned into various sectors or what anyone living in that locality can take part. There are some meetings or discuss issues that affect the whole city. Any citizens of the city can join those meetings. In these meetings, especially the budget of the city is discussed. The proposals are carried to the municipality that takes a final decision about it. The nearly 20,000 people participate in this decision-making exercise every year. This method has made it sure that the money cannot be spent only for the profit to rich people's colony. Builders now cannot evict slum dwellers without resulting them and run to the poor colonies. In our own nation, an identical experiment has operated in some areas in Kerala. Ordinary or general people have participated in making a plan for the development of their area. तो देखिए क्या कुछ यहाँ बताने का प्रयास किया गया है। तो ब्राज़ील के शहर पोर्तो एलेग्रे ने विकेंद्रीकरण और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी या हिस्सेदारी वाले लोकतंत्र के मेल का एक विलक्षण प्रयोग किया है। इस शहर के नगर परिषद के समानांतर एक संगठन बनाया गया और अपने शहर के संबंध में वास्तविक फैसले करने का अधिकार स्थानीय निवासियों को दिया गया है। इस शहर के लगभग 13 लाख लोग अपने शहर का बजट तैयार करने में हिस्सेदारी करते हैं। शहर को कई उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, लगभग वैसे ही जिन्हें हम वार्ड कहते हैं, और प्रत्येक उप क्षेत्र की अपनी अपनी बैठक होती है जिसका स्वरूप ग्राम सभा की तरह ही है और इसमें उस इलाके के सभी नागरिक भाग ले सकते हैं। फिर कुछ बैठकें संपूर्ण शहर को प्रभावित करने वाले मुद्दे पर होती है तथा उनमें शहर का कोई भी नागरिक भाग ले सकता है। उनमें शहर के बजट का विचार विमर्श किया जाता है। इसके बाद इन प्रस्तावों को नगरपालिका के समक्ष पेश किया जाता है जो अंतिम फैसला लेती है। प्रत्येक वर्ष फैसला लेने की प्रक्रिया में लगभग 20,000 लोग भाग लेते हैं। इस तरीके को अपनाने से यह सुनिश्चित हो जाता है या हो गया है कि बजट को सिर्फ धनाढ्य लोगों की बस्तियों में ही खर्च नहीं किया जाएगा। अब सभी निर्धन बस्तियों तक बसें जाती हैं और पुनर्वास का इंतजाम किए बिना भवन निर्माता झुग्गी वालों को उजाड़ या बेघर नहीं कर सकते। भारत में भी केरल के कुछ इलाकों में ऐसे प्रयोग किए गए हैं। यहाँ आम नागरिकों के
अपनी बस्तियों के विकास की योजना तैयार करने में भागीदारी की है। तो यहाँ पर लेटेस्ट फाइंड भी कुछ आया है, तो देखते हैं क्या कुछ कह रहा है ये लेटेस्ट फाइंड आउट अबाउट द लोकल गवर्नमेंट इन द टाउन एंड विलेज इन द विच यू आर लिविंग। If you are living in a village, then find out the names of the following: your ward member or panch, your panchayat samiti, your sarpanch and chairperson of your Jila Parishad. Also find out when did the last meeting of the Gram Sabha held and how many people participated in that। तो देखिए क्या कहा है कि अपने शहर या गांव की स्थानीय सरकार के बारे में पता करें। यदि आप गांव में रहते हैं तो निम्नलिखित के नाम पता करें: अब आपका सरपंच, आपका पंच, आपकी पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद के अध्यक्ष। यह भी पता लगाएं कि ग्राम सभा की पिछली बैठक कब हुई थी और तथा उसमें कितने लोगों ने हिस्सा लिया था। ये सारी बातें आपको पॉइंट बाय पॉइंट पता करनी है। इफ़ यू लिव अर्बन एरियाज और टाउन, फाइंड आउट द नेम ऑफ यूर म्युनिसिपल काउंसलर एंड द मेयर और म्युनिसिपल chairperson. Also find out about the budget of your municipality, corporation, municipal and the major items on which items on money was spent. यदि आप शहर में रहते हैं तो निम्नलिखित के नाम पता करें: आपका काउंसलर, नगर निगम और नगर पालिका प्रमुख, अपने नगर निगम अथवा नगर पालिका का बजट और खर्च के मुख्य मदों का पता लगाएं। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा सिविक्स 10th क्लास की सिविक्स से चैप्टर नंबर 2। हमने इसका तीसरा पार्ट भी आपको प्रोवाइड करवा दिया है और अब हम इसके बाद जो वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएंगे, इन तीनों पार्ट्स को मिक्स करके एक साथ आपको एक कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। इस वीडियो को आप अच्छे से सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। इस वीडियो के दौरान अगर आपको कोई भी डाउट होता है और वो अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आप हमें जल्द से जल्द स्टडी 888 चैनल के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि समय रहते हम आपके डाउट्स क्लियर कर सकें। बहुत से स्टूडेंट कमेंट करके पूछते रहते हैं और कुछ ना कुछ डाउट्स ज़रूर होते हैं किसी भी विषय से, तो हम उनको क्लियर करने का पूरा प्रयत्न करते हैं। आप लोग, उम्मीद करता हूं, अच्छे से इस चैप्टर को समझ गए होंगे, किस तरह से सत्ता की साझेदारी जरूरी है और पावर को डिसेंट्रलाइज करना भी किस तरह से ज़रूरी है और किस तरह से फेडरलिज्म होना भी ज़रूरी है। ये सारी बातें हम इसी चैप्टर के दौरान समझते हैं। इस चैप्टर का कुछ पोर्शन फर्स्ट चैप्टर से अटैच है, तो कुछ पोर्शन थर्ड चैप्टर से अटैच है। जो हमारा इस बुक का थर्ड चैप्टर है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जल्द ही हम उस चैप्टर की भी फुल एक्सप्लेनेशन आप लोगों को प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। तो आप लोगों से हम आग्रह करते हैं, अगर आपको इस चैनल के द्वारा दी गई वीडियोस पसंद आती हैं, ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपको लगा है कि यूजफुल वीडियोस आपको दी जा रही हैं, तो स्टडी 888 चैनल की प्रत्येक वीडियोस को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप अपने इस चैनल का लिंक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं तथा आप प्रत्येक वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर से इसी चैप्टर की फुल एक्सप्लेनेशन एक वीडियो को लेकर के हम आएंगे और उस वीडियो के माध्यम से हम आपको कम समय में कंप्लीट चैप्टर प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं संजय कुमार फिर से हाजिर हो जाऊंगा आप लोगों के सामने एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।